हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। जाहिर सी बात है, हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के आधार पर ही पदार्थ का वर्गीकरण के बाद हम लोग करेंगे। क्लियर है? अगर हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के हिसाब से आपका ठोस, द्रव, गैस और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन हम चूंकि इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो विद्युत के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो इसमें आपका जो है तीन तरह के आपके मटेरियल होंगे। पहला होगा आपका कंडक्टर, जिसे हिंदी में चालक कहते हैं। दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, जिसे अर्धचालक कहते हैं, जिसे अर्धचालक कहते हैं। तीसरा है आपका इंसुलेटर। क्लियर है? देखिए, चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, अर्थात ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे कहते हैं कंडक्टर, चालक। चालक जो है हमारे घरों में चाहे पावर सिस्टम में विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से फ्लो कराने के लिए जो है हम कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार जो रोड पर जैसे गाड़ियों को चलने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, यानी रोड जितना ही आपका चिकना होगा, जितना ही फ्रेश होगा, उसमें चलने वाली गाड़ियां जो होंगी उतनी ही की स्पीड से चलेंगी। उसी प्रकार जो है कंडक्टर जितना ही अच्छा होगा, विद्युत का प्रवाह उतना ही अच्छा होगा उसके द्वारा। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, यानी सुगमता से होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका सिल्वर, कॉपर, आपका एयू जो होता है वो आपका सोना होता है, सोना। उसका एल्युमिनियम और जिंक, ये आपका एग्जाम्पल है। जिसमें जो है सबसे अधिक चालक पदार्थ आपका सिल्वर होता है, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद आपका सोना होता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक। एग्जाम में आपका ये पूछता है, सीक्वेंस पूछता है कि चालक का सीक्वेंस क्या होगा। तो एग्जाम में आपका इसका सीक्वेंस होता है Ag, उसके बाद दूसरे पे आता है Cu, तीसरे पे आता है आपका Au, और सबसे इंपॉर्टेंट चौथे पे आता है आपका एल्युमिनियम। यानी चालकता का यदि क्रम पूछे एग्जाम में तो ये क्रम आप नहीं भूलेंगे। बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सिल्वर आपका सबसे बेस्ट चालक है। क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, इसलिए हम अपने घरों में या इलेक्ट्रिसिटी में या पावर सिस्टम में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, लगभग ना के बराबर करते, क्योंकि बहुत महंगा होता है। दूसरा है आपका कॉपर है। कॉपर जो है अपने घरों में वायर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने घरों में जो इंसुलेटेड वायर होता है उसके लिए हम कॉपर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सोना भी आपका कंडक्टर है, लेकिन भैया इतना महंगा है, ये तो आप हम जो है गाना बनवा के नहीं पहन पाएंगे। तो इसका हम तार लगवा देते हैं, तार का पोल भी गायब हो जाएगा, इसलिए इसका एयू का तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब चांदी का इस्तेमाल नहीं करते तो कहाँ से एयू का इस्तेमाल करेंगे? सोने का इस्तेमाल कहाँ कर पाएंगे भाई? नहीं कर पाएंगे। यानी पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिसिटी में आपका कॉपर और एल्युमिनियम, यही दोनों सबसे अधिक यूजेबल हैं आपके। ठीक, आपके एरिया में जो भी पोल टावर दिख रहा होगा, जितने भी कंडक्टर होते हैं सबके सब एल्युमिनियम क्या होते हैं। इसका कारण भी होता है, एल्युमिनियम आपका जो है भारत में आसानी से उपलब्ध है। दूसरा जो है वातावरण से बहुत कम प्रभावित होता है। तीसरा क्या है आपका? तीसरा यह है कि एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है, इसलिए इसको जो है पोल वगैरह को उसको खींचने पर पोल पर जो है तनाव बल बहुत कम लगेगा, और पोल और टावर की स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम ही मजबूत रहेगा, तब भी काम चल जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में, कंडक्टर के बारे में, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का आसानी से फ्लो होता है कंडक्टर कहलाते हैं। ये चीज देखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? समझिए इस चीज को। रेजिस्टेंस जैसे आप किसी रोड पर गाड़ी चलाते हैं ना, तो ब्रेकर का काम क्या है? उसकी स्पीड को स्लो करना। उसी प्रकार चालक का यह एक प्रकार से, कंडक्टर के लिए बात करते हैं तो यह ड्रॉबैक है, कंडक्टर के लिए बात करते हैं तो यह अवगुण है उसका, ये उसकी कमी है। यानी आपका प्रतिरोध किसी चालक के लिए वह ड्रॉबैक है, वह कमी है जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। क्लियर है? यानी रेजिस्टेंस
किसी पदार्थ का कंडक्टर के लिए बात करेंगे तो कंडक्टर के लिए वह एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बाधा उत्पन्न करती है। ब्रेकर देखिए, अगर रोड पर ब्रेकर लगा हुआ है तो ब्रेकर अगर आप जो है प्रोटेक्शन के हिसाब से देखते हैं, यानी सुरक्षा के हिसाब से देखते हैं, तो ब्रेकर हमारे लिए बहुत अच्छा है, एक्सीडेंट को रोकता है। उसी प्रकार अगर हम सोचते हैं कि हाई स्पीड में हम गाड़ी चलाएं तो ब्रेकर हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है, क्योंकि न चाहते हुए भी गाड़ी को क्या करता है, स्लो कर देता है। उसी प्रकार रेजिस्टेंस जो होता है, अगर चालक के लिए बात करेंगे तो ये गड़बड़ है भैया, चालक के लिए बात करेंगे तो ये गड़बड़ है, यानी जितना लो रेजिस्टेंस हो कंडक्टर का उतना ही अच्छा रहेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टर हमारा अच्छा नहीं रहेगा। यानी आपका सिल्वर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। हालांकि यह टॉपिक मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बात आई है तो थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया। यह पदार्थ की एक ऐसा गुण है जो विद्युत धारा प्रवाह के लिए विरोध करता है। अगला पॉइंट है, सभी धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, यानी जितने भी मेटल हैं विद्युत के सब क्या हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं। अब देखिए अगला क्या है, कंडक्टर में यानी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल के दृष्टिकोण से आपका ये शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत अधिक होते हैं, जिसके कारण जो है करंट आसानी से फ्लो होती है। अभी बता रहे इसके बारे में। अगला है, वे एलिमेंट जिनके बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं जरा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समझिए। देखिए कोई भी एटम होता है तो एटम के सबसे बीच में एक धन आवेशित घना क्षेत्र होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके चारों तरफ कक्षाएं बनी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे चलते रहते हैं, समझिए इस चीज को। अब देखिए इसके अगर पहले कोश में मान लीजिए पूरा का पूरा इसका सेल भरा हुआ है, ठीक 2n² के अनुसार इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, पहले कोश में, दूसरे कोश में, तीसरे कोश में, यानी जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी इसके अनुसार इसमें बढ़ते चले जाएंगे। दूसरे में मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 होगा, इस फार्मूले से देख लीजिए 2 × 2 पावर 2 बराबर हो जाएगा आपका 2 × 4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तीसरा वाला सेल जो है, अब तीसरे में तो भरे जाएंगे इसके अनुसार जो है 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि इस एटम में इसमें भरने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन ना होकर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन। और एक बात और जानिए, कोई भी एटम, दुनिया का कोई भी आपका किसी भी चीज के लिए अगर एग्जांपल ले लें तो हमेशा वो स्टेबल रहना चाहता है। देखिए अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम एक एनर्जी लगा के खड़े हैं, नहीं तो अगर हम स्टेबल होना चाहें ना ऐसे लुंज पुंज होकर यहीं पे गिर जाएंगे। क्लियर है, लुंज पुंज होकर क्या जाएंगे, गिर जाएंगे। यानी स्टेबल रहना चाहता है, सब कुछ इस दुनिया में स्टेबल होना चाहता है, तो अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए यह सोचेगा यह एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर दें, क्योंकि स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से हो जाए, या तो कहीं अदर जगह से, यानी अदर जगह से किसी अन्य एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना सेल पूरा कर ले, या अपने अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकाल कर जो है अपना जो है सेल पूरा कर ले। अब देखिए अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है तब क्या होगा, इसके पिछले वाले कोश में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी अब ये अस्थायी हो गया। अब देखिए क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकलेगा नहीं, जैसे ही कहीं से एनर्जी इसको हल्का सा भी मिला, जैसे ही इसको एनर्जी हल्का सा मिला, वैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो एनर्जी दी जाती है वो आपका कहलाता है वोल्टेज। मतलब ये सब निकलने के लिए वोल्टेज उत्तरदायी होता है, या ईएमएफ इसको बोला जाता है। आगे चल के इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। अगर दोनों एक ही हैं तो अलग अलग नाम क्यों, क्लियर है।
अगर दोनों अलग अलग है तो इसमें अंतर क्या है, आगे चल के बात किया जाएगा इसके बारे में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एटम का वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहुत कम एनर्जी पाकर अपने कक्षा को छोड़ देते हैं। तो ये हमारे जितने भी कंडक्टर है भाई साहब, वो कंडक्टर क्या होते हैं, बहुत कम एनर्जी पाकर अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला, किसी भी मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, मतलब गति करने लगा, तो आपका उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। क्योंकि धारा का प्रवाह जो होता है, I बराबर होता है आपका Q/T। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। यानी आवेशों का प्रवाह हो जाए किसी भी तरीके से, तो उसमें आपका करंट फ्लो हो जाएगा। तो जितने भी कंडक्टर होते हैं उसके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। आप जैसे देखिए पीरियोडिक टेबल अगर आप देखना चाहते हैं तो पीरियोडिक टेबल आप देखिएगा, इधर आपका S ब्लॉक है, उसके बाद बीच में आपका D ब्लॉक है, उसके बाद इधर आपका P ब्लॉक है, और नीचे आपके जो है रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो इधर वाले S ब्लॉक वाले ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक, यह धातु की श्रेणी में आते हुए भी इसका हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने रिएक्टिव हैं कि इनका जो है हम यूज ही नहीं कर पाते हैं। उसके पहले जो है ये अपना रिएक्शन कर लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और बीच वाले जो है भैया, बीच वाले जो हैं जिसमें आपके आते हैं एल्युमिनियम आपका, वैसे तो यहाँ पर आपका आता है चौथे ग्रुप में। एल्युमिनियम की बात अभी बाद में करते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है विवादास्पद है, लेकिन एल्युमिनियम भी अच्छा चालक है। ये डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, यहाँ से लेकर एस ब्लॉक से लेकर और यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक। ठीक, यानी एस ब्लॉक और डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल देखे हैं, केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखेंगे तो एस ब्लॉक से लेकर आपके डी ब्लॉक तक जितने भी तत्व हैं सब के सब क्या है, मेटल है। क्या है आपके, मेटल है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे कैल्शियम को देख लिया जाए, जैसे आपका कैल्शियम को देख लिया जाए, कैल्शियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 20 होता है। इसका जो होता है आपका 2, 8, 8 और 2। जब इसका अफबाउ नियम से sp-df ऑर्बिटल बनाते हैं, sp-df ऑर्बिटल, तब हम देखेंगे यह जो है आपका तत्व क्या है, अस्थायित्व को धारण किया रहता है। इसलिए कंडक्टर की श्रेणी में होते हुए भी आपका एक कंडक्टर नहीं होता है। ठीक, यानी बस ये आपको इतना ही जानना है कि आपको केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होता है, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, ये सभी तत्व क्या होते हैं, आपके कंडक्टर होते हैं। एल्युमिनियम जो होता है वो आपका पी ब्लॉक में है, जिसमें जो है पी ब्लॉक में है। पी ब्लॉक में कुछ कंडक्टर भी है, कुछ सेमी कंडक्टर भी है, कुछ और इंसुलेटर भी है। तो पी ब्लॉक में बहुत सारा, तो फिलहाल इसके डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो आपके जितने भी कंडक्टर होते हैं उसके बाह्य कोश में 1 से लगाकर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप किसी का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, सब में वही आपका होगा। ठीक, तो उसके बाद आपका आता है इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर में देखिए आपका इंसुलेटर क्या होते हैं, वे पदार्थ, देखिए जिस प्रकार विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपका धारा का प्रवाह होने के लिए चालक की इंपॉर्टेंस है, यानी चालक का होना अति आवश्यक है, उसी प्रकार किसी कंडक्टर से धारा इधर उधर न फ्लो उसको रोकने के लिए इंसुलेटर भी उतना ही आवश्यक है। यानी इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जो धारा के प्रवाह को रोक देते हैं, यानी कि ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब, जैसे कहने का मतलब यह है, किसी नाली से पानी बह रहा है, चाहे किसी पाइप में पानी बह रहा है, तो जो अंदर एरिया है पानी फ्लो होने का वह चालक हो गया, और जो चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है, पानी को लीक नहीं होने दे रहा है इधर उधर, वो आपका इंसुलेटर हो गया। यानी इंसुलेटर अगर विद्युत क्षेत्र में अगर हम देखना चाहें तो वे पदार्थ होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से देखना चाहें
तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का फ्लो नहीं होता है, और होता भी है बहुत हल्का फुल्का, वो कंडीशन होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक। यानी नॉर्मल कंडीशन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे इसका देखिए माइका, पोर्सिलीन, इन दोनों से आप अवगत नहीं है, लेकिन इसके बारे में तो आप जानते हैं। आपके घर के आसपास अगर कहीं पर भी आपका पोल या टावर मिल जाएगा तो उसमें जो काला काला ऐसे होता है ब्राउन कलर का, जो लोग पथरी पथरी बोलते हैं, उसी वो जो बना रहता है उसी को इंसुलेटर बोला जाता है, उसको इंसुलेटर बोला जाता है, ठीक है। वो इंसुलेटर जो होता है आपका पोर्सिलीन का बना होता है, चीनी मिट्टी का, ठीक। रबर के बारे में आप लोग अवगत हैं, जब भी विद्युत कर्मी कोई काम करता है तो रबर के दस्ताने पहन लेता है, या कोई भी उसका औजार रहेगा भैया तो आपका रबर का या पीवीसी का या प्लास्टिक का वो बनाया रहेगा। आपके घर में जितने भी वायर हैं, जितने भी आपके घर में वायर हैं, वो सब के सब रबर या पीवीसी का इंसुलेशन दिया गया होता है, यानी उसके ऊपर कवर चढ़ाया जाता है। जैसे मान लिया जाए, जैसे देखिए अभी इसके बारे में बाद में बात करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई तार है आपका, ठीक, इस कंडक्टर है, कंडक्टर जिसे हिंदी में तार कहते हैं अपने भाषा में, और इसके अंदर जो है, इसके ऊपर जो, इसके अंदर जो रेड कलर का कोई न कोई तार होगा, ये कंडक्टर होगा, मान लीजिए कॉपर का है, और इसके ऊपर रबर का या पीवीसी का बहुत सारा होता है आपका, ठीक है। इस पर जो है एक कोटिंग चढ़ा हुआ है, जो हम जो है क्या करते हैं, वायर स्टीपर या मतलब ब्लेड से, चाकू से उसको छीला जाता है, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रबर होता है इसे इंसुलेशन बोला जाता है, इंसुलेशन, और इसे बोला जाता है कंडक्टर, कंडक्टर, क्लियर है। तो ये इंसुलेशन क्या करता है, अंदर जो फ्लो होने वाले वोल्टेज है या करंट है, यानी वोल्टेज को ये ब्लॉक करता है कि अंदर का वोल्टेज बाहर न आए, क्लियर है। वोल्टेज नहीं आएगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए वोल्टेज का होना अनिवार्य है, क्लियर है। यानी वोल्टेज को लीक नहीं करेगा, या अगर कहना चाहे तो करंट को लीक होने से रोकता है। इसीलिए आप जो है जितना जो है कंडक्टर हमारे लिए उपयोगी है, उतना ही उपयोगी इंसुलेटर भी है, क्लियर है। विद्युत सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुचारू रूप से भेजने के लिए कंडक्टर के साथ साथ, ध्यान रखिएगा आप लोग, कंडक्टर के साथ साथ इंसुलेटर का भी होना अनिवार्य है, और बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि सेफ्टी बिना इसके द्वारा हम नहीं दे पाएंगे। सेफ्टी का मतलब समझ रहे हैं, सुरक्षा जो है इसके द्वारा जो है, इसके बिना हम नहीं दे पाएंगे, यानी इंसुलेटर का भी होना अति आवश्यक है। इंसुलेटर में आपका माइका, पोर्सिलीन, रबर, पीवीसी, प्लास्टिक। माइका का इस्तेमाल बाइंडिंग वगैरह में करते हैं, जिसे अभ्रक बुलाया जाता है। पोर्सिलीन जो है चीनी मिट्टी होता है, रबर भी जानते हैं, पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड, और प्लास्टिक के बारे में आप जानते करते हैं, ठीक। यहाँ देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का फ्लो नहीं होता इंसुलेटर कहलाते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आपका, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है इन मेगा ओम। मेगा देखिए इसमें लिखा हो मेगा ओम, इन मेगा ओम, यानी इसका जो रेजिस्टेंस होता है मेगा ओम में होता है। मेगा का मतलब होता है 10⁶ ओम। यानी अगर किसी भी इंसुलेटर मटेरियल का रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसका मान जो होता है मेगा ओम में होता है, जबकि कंडक्टर का बात करेंगे तो वो आपका ओम में होगा। इसीलिए इसमें हम थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इन ओम, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और जान लीजिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, जबकि इसमें क्या है आपके, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो कंडक्शन नहीं होगा, यानी चालन नहीं होगा। इसमें लास्ट पॉइंट देखिए, विद्युत में इंसुलेटर का प्रयोग इंसुलेशन के लिए किया जाता है। इंसुलेशन मतलब होता है कुचालक के लिए, मतलब उसपे जैसे कंडक्टर है ना, कंडक्टर के ऊपर ही आपका जो रबर लगा हुआ है, इसके लीकेज को रोकने के लिए, तो इसे इंसुलेशन बोला जाता है। अब समझिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंटरव्यू में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि यह बताइए कि ये कंडक्टर की मोटाई किस पर डिपेंड करता है, और इसके ऊपर जो आपका कुचालक लगा हुआ है ये इंसुलेशन, जैसे मान लीजिए आपका कोई तार है, मान लीजिए आपका तार है,
ठीक। और इसमें जो काले कलर का निकला हुआ है ये आपका चालक है, ठीक। और इसके ऊपर इतना मोटा आपका कवरिंग दिया हुआ प्लास्टिक का। तो इसमें ये बताना है आपको कि इसकी मोटाई किस पर डिपेंड करती है और इसकी मोटाई किस पर डिपेंड करती है। तो वायर में जान लीजिए, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि अंदर जो कंडक्टर होता है ये डिपेंड करता है कि कितना करंट इसमें फ्लो होगा। यानी इसकी मोटाई जो है, अंदर वाले कंडक्टर की मोटाई, ये डिपेंड करता है कि इस चालक से कितना कंडक्टर जा रहा है। जबकि इसके ऊपर जो इंसुलेशन दिया गया है, यानी इंसुलेशन की मोटाई और इंसुलेशन की क्वालिटी, वो डिपेंड करता है कि आपके घर में या कहीं भी किसी संस्थान में या पोल पर या टावर पर, कहीं पर भी। वैसे पोल पर तो इस्तेमाल करते हैं इंसुलेशन का, लेकिन टावर वगैरह तो आपका इंसुलेशन नहीं होता है, बेयर कंडक्टर होते हैं, वहां पर इसका तो कोई कंसेप्ट नहीं है। यानी आपके घरों में जो आपका इंसुलेशन ये लगा होता है आपके वायर में, ये डिपेंड करता है किस पर, सप्लाई वोल्टेज पर। यानी आपके घरों में कितना वोल्टेज आ रहा है उस पर आपका ये डिपेंड करेगा। क्लियर है? यानी ये इसके ऊपर जो आपका इंसुलेशन लगा हुआ है ये डिपेंड करता है कि आपका सप्लाई वोल्टेज कितना है। क्लियर है? सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा तो इंसुलेशन की मोटाई बढ़ेगी, और यदि करंट बढ़ा तो इसके अंदर जो तार है उसका जो है मोटाई बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए आप मार्केट में जाते हैं वायर खरीदने के लिए, अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो दुकानदार कहता है भैया आपको क्या चलाना है, तो आप कहते हैं भैया हमको बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए आपको पतला तार दे देगा। अगर वही कहते हैं हमको जो टुल्लू पंप चलाना है, एसी चलाना है, फ्रिज चलाना है, तो वो जानता है दुकानदार, एक मोटा मोटी आंकड़ा रखा रहता है कि भैया हमको मोटर चलाना है तो कम से कम 2.5 mm का तार दे दे, फिर आपको एसी चलाना है तो कम से कम 8 mm का तार दे दे या 4 mm का तार दे देंगे। यानी इसकी मोटाई, वो देखिए ऊपर वाला इंसुलेशन वही रहेगा लेकिन इसकी मोटाई जो है वो बढ़ाता चला जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपके कंडक्टर हो गए और इंसुलेटर हो गए। ठीक। तीसरा है आपका जो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में समझते हैं आप कि सेमीकंडक्टर क्या होता है भैया। देखिए सेमीकंडक्टर जो है यह क्या होता है कि बीच वाला मटेरियल है आपका, यानी कंडक्टर से थोड़ा सा खराब जबकि चालक से थोड़ा सा अच्छा, यानी कंडक्टर से थोड़ा सा बैड और इंसुलेटर से थोड़ा सा बेटर, यानी बीच वाला पदार्थ है आपका। यानी सेमीकंडक्टर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता, अब चालकता क्या होती है, चालकता को इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहते हैं, यानी कि जिसमें करंट फ्लो होने का गुण हो उससे उसकी कंडक्टिविटी कहलाता है। किसी भी मटेरियल में यदि करंट फ्लो होने का ज्यादा गुण है, यानी फ्लो होने के लिए आसानी है, तो कहा जाता है उसकी कंडक्टिविटी अधिक है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता अधिक है। क्लियर है? तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी चालकता, कंडक्टर से कम, कंडक्टर से कम परंतु इंसुलेटर से अधिक होता है। क्लियर है?